दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखें। जैसे कि हमने बताया था कि हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे मानवाधिकार के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो यह आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 7 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर गठित की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपसभापति, संसद के दोनों विपक्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें इनकी एज के बारे में तो 70 वर्ष की आयु होती है। जो इस आयु को पूरा कर लेता है उसी के लिए वैलेबल है। फिर इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच के अकॉर्डिंग अगर ये दुराचार या असमर्थता का आरोप इन पे लगता है मानवाधिकार के आयोग के सदस्यों पर, तभी इनको पद से हटाया जा सकता है। इसके पहले इनको पद से नहीं हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आयोग में 5 विशिष्ट विभाग होते हैं। वो विशिष्ट विभाग कौन कौन से हैं? विधि विभाग यानी जिसमें कानून होता है, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग एवं प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, और प्रशासनिक विभाग। ये 5 डिपार्टमेंट होते हैं जो कि इस पे काम करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से ही की जाती है। और अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, इनके कार्यों की और शक्तियों की, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियां हैं उनमें सबसे पहला है मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आता है, उनकी जानकारी में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है, तो इसकी जांच करने का अधिकार मानवाधिकार के पास होता है। उसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है और मानवाधिकार आयोग की किसी भी जेल का दौरा कर सकता है, जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण करना, उनकी जांच करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संविधान या किसी भी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय की समीक्षा कर सकता है और उसमें बदलाव करने के लिए सिफारिश भी कानून के समक्ष कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी किया जाता है। आयोग में प्रशासन, मीडिया, सेमिनार एवं अन्य माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार से जुड़ी जो भी जानकारी है उसको प्रचार किया जाता है उसका, और उन लोगों तक वो जानकारी पहुंचाई जाती है और उन लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो प्राप्त उपाय हैं उनके प्रति भी लोगों को जागरूक करने का कार्य मानवाधिकार के द्वारा किया जाता है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां होती हैं। यह अंतरिम राहत भी कार्य प्रदान कर सकता है। इसके पास मुआवजे और हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विश्वसनीयता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में जो शिकायतें हैं वो दर्ज कराई जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये उन पर काम करता है तेज़ी से और उनके निवारण के लिए भी कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य और केंद्र सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है और आयोग अपनी जो रिपोर्ट है उसमें भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है उस रिपोर्ट को, जिसमें संसद के दोनों सदन के बीच रखी जाती है और उनका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अगर हम सीमाओं के लिमिटेशन की बात करें ह्यूमन राइट्स की, तो इसके पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं होता है। अधिकतर मामलों में ये संबंधित सरकार के मामले की जांच का आदेश देता है। जो पीड़ित पक्ष है वो व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व जो अटॉर्नी जनरल हैं यानी इंडियाज़ टीजिंग इल्यूशन, इसकी संज्ञा दी गई है इसे। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार होता है। वह किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अपनी मर्ज़ी से वो इसकी सिफारिश करता है, इसको लागू कराने के लिए उसके सामने अपने जो भी कार्य हैं वो भी प्रस्तावित करता है, उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसके बाद इस पर कार्यवाही की जाती है। तो आपने पढ़ा आज मानवाधिकार के बारे में कि इसकी संरचना कैसी होती है, मानवाधिकार को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या शक्तियाँ दी गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।